नमस्कार। प्रस्तुत है पाठ लाख की चूड़ियाँ। लेखक हैं कामता नाथ जी। श्री कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण और महात्मा गांधी सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं पिघलेगी बर्फ, आकाश से झांकता वो चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, नाटक दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, प्रहसन भारत भाग्य विधाता, मोपांसा की कहानियों पर आधारित औरतें एवं हेनरी कैप्शन के उपन्यास घोस्ट का हिंदी अनुवाद प्रेत नाम से उन्होंने किया। कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रमुख पात्र हैं जनार्दन, बदलू काका और बदलू की बेटी रज्जो। कहानी के प्रमुख बिंदु हैं कि बदलू एक मनिहार है जो कि लाख की चूड़ियां बनाया करता है। साथ ही साथ रंग बिरंगी गोलियां जो बच्चों का मन मोह लेती हैं वो भी बनाता है। बदलू के गांव में ही जनार्दन का ननिहाल है जहां वो जब भी जाता है बदलू काका से जरूर मिलता है। बदलते हुए युग में औद्योगिकरण के कारण बदलू का कामकाज लगभग खत्म सा हो जाता है, जिससे बदलू बहुत दुखी रहने लगता है। किंतु वो एक सच्चा कारीगर है, इसलिए अपने उसूलों को नहीं छोड़ता और अपने जीवन यापन के नए तरीके ढूंढ लेता है। कौन से तरीके, जरूर जानेंगे आप बहुत जल्दी। कहानी के माध्यम से जिस चीज का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है वो ये कि ग्रामीण संस्कृति जहां रिश्ते नाते प्यार से पगे होते हैं, जहां आज भी अतिथि को देवता माना जाता है और उसकी आवभगत बढ़ चढ़कर की जाती है। औद्योगिक विकास के कारण गांव के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग समाप्त होने के कगार पर हैं। कुटीर उद्योगों के समाप्त होने से कलाकारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, इसका चित्रण बखूबी किया गया है। लाख की चूड़ियां, जैसा कि शीर्षक से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि लाख कोई चीज है, उसके बारे में हम आपको कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं। किसानों के लिए लाख की खेती फायदेमंद साबित होती है। फ्लेमेंजिया सेमिलाटा के पौधों पर लाख की खेती होती है। इसके अलावा कुसुम, पलाश, बबूल और पाकड़ के पेड़ पर उगाकर किसान लाख पैदा कर सकते हैं। ये पौधे 3-4 महीने में तैयार हो जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लाख की खपत होती है। लाख की खेती से पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और आमदनी भी होती है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि लाख बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पहले डाक टिकट पर गोंद की जगह लाख ही लगाया जाता था। आज भी गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सील लगाने हेतु लाख का प्रयोग होता है। लाख का प्रयोग कॉस्मेटिक्स और पटाखा उद्योग में भी किया जाता है। लाख की खेती के साथ अन्य फसल भी उगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बायोवेद संस्थान में किसानों को लाख की खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये थी लाख के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां। और अब बारी है कहानी के पठन की। आप कहानी सुने एवं कहानी पढ़ने के सही तरीके को अवश्य सीखें। शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान दें और कहानी के संवादों को उचित हाव भाव से पढ़ना सीखें। कहानी कुछ इस तरह है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे।
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो मालूम है क्या उत्तर देता? शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वो ये कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया।
इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और इससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और फिर वो एकदम बोल पड़ा। अरे आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और ना ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही कोई महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने भी लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। अरे ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, वो सिंदूरी वाले देना,
देखो लला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझे इसके दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कैसी लगी आपको कहानी? आपके सारे जवाब मेरे पास आ गए और आपको ये बेहद ही अच्छी लगी है। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की। लेखक बदलू को काका क्यों कहता था? लेखक बदलू को काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहकर पुकारते थे। बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? बदलू पहले लाख को पिघलाता, लाख के मुलायम होने पर उसे चूड़ी का आकार देता, फिर उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और अंत में उन पर रंग करता। बदलू का चूड़ियां बेचने का क्या तरीका था? बदलू वस्तु विनिमय, जो कि एक पुरानी व्यापार पद्धति है, उसके अनुसार कार्य करता था। इसमें वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती है। बदलू का काम बंद क्यों हो गया? मशीनी युग आने के कारण गांव-गांव में कांच का प्रचार होने लगा। स्त्रियां लाख की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगीं, इसलिए बदलू का काम बंद हो गया। लेखक को बचपन में क्या चाव था? लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, क्योंकि वहां पर बदलू काका लेखक को रंग बिरंगी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका क्या कारण होगा? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होने का यही कारण होगा कि कांच की चूड़ियों के प्रचलन से गांव में भी औरतों ने लाख की चूड़ियां पहनना बंद कर दिया था, जिसके कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद सा हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और साथ ही उसका जो पुश्तैनी धंधा था उसे बंद करने की पीड़ा भी उसे परेशान करती थी। बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे किया करता था? बदलू बचपन में लेखक की खातिर बड़े प्यार से किया करता था। वो उसे आम और मलाई खिलाता था और साथ में उसे वापस लौटते समय लाख की बनाई हुई सुंदर रंगीन गोलियां तोहफे के रूप में दिया करता था। पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखिए। पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में ये कहा जा सकता है कि बदलू एक सीधा साधा, एक विनम्र व्यक्ति था, जो कि संबंधों को बहुत महत्व देता था और मेहमानों की खातिर बढ़ चढ़कर किया करता था। वो एक सच्चा कलाकार था। लाख का काम बंद हो जाने पर वो अत्यंत दुखी हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वो अपने उसूल नहीं त्यागता और जीवन जीने का नया रास्ता निकाल लेता है। बदलू ने अपना बनाया हुआ आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था और जमींदार साहब उसकी मेहनत से बहुत कम रकम बदलू को दे रहे थे। इस बात से चिढ़कर उसने आखिरी जोड़ा नहीं बेचा। आशय स्पष्ट कीजिए। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? प्रस्तुत पंक्ति कामतानाथ जी द्वारा लिखित पाठ लाख की चूड़ियां में से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से बदलू अपने मन की व्यथा जनार्दन से बांटते हुए कहता है कि मशीनी युग के कारण सब काम मशीन से ही होता है, इसलिए लाख की बनाई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। मशीन से बनाई जाने के कारण कांच की चूड़ियों में ज्यादा सुंदरता होती है, जबकि लाख की चूड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं, इसलिए उनमें इतनी सुंदरता लाना संभव नहीं होता। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए?
प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक बदलू काका जैसे अनेक हाथ के कारीगरों के बारे में चिंतित होते हुए सोचता है कि मशीनी युग के कारण जैसे बदलू का जीवन प्रभावित हुआ, उसकी कला को अब कोई नहीं पूछता। उसकी चूड़ियों की मांग खत्म हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। इसी प्रकार न जाने कितने कारीगरों के जीवन में इसका बुरा असर पड़ा होगा। उन कारीगरों को ऐसा ही महसूस हो रहा होगा कि अब उनकी कला को पूछने वाला कोई नहीं है, जैसे कि उनके हाथ ही कट गए हों। हाथ से बनी हुई चीज़ों को हमें मिलकर बढ़ावा देना है। हमें ध्यान रखना है कि हम दीपावली पर मिट्टी के दिए अधिक से अधिक जलाएं। ध्यान रखें, बेचकर मिट्टी के दिए एक दिया जल पाएगा किसी के घर में रोशनी के लिए। ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर हाथ बढ़ाइएगा। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर राखी सिंह कटियार।